के लिए। से लेके एंड तक जो है वो आपकी फूड प्रोडक्ट बहुत अच्छी रहती है, अगर आप लोग जो है वो शुरू से ही हैंडलिंग से ही काम स्टार्ट कर दें सेफ्टी का। ठीक है, उसके बाद फूड हाइजीन क्या है कि आप अपनी प्रोडक्ट को जो है वो खराब होने से बचाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, उनकी कंटेमिनेशन से बचाते हैं, किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम ना आए इस चीज का हमेशा ख्याल रखते हैं। ठीक है, फूड पॉइजनिंग क्या है? फूड पॉइजनिंग किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, अगर हम लोग कोई ऐसी प्रोडक्ट इनटेक करते हैं जिसपे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह लगे हुए थे या फिर जो है वो उसमें क्रॉस कंटेमिनेशन हुई हुई थी, तो उसकी वजह से जो है वो खाने की वजह से प्रॉब्लम्स आ गई और लोगों को जो है वो डेथ्स होना शुरू हो गई, या लोगों को बहुत ज्यादा सीवियर बीमारियां आना शुरू हो गई, फूड पॉइजनिंग बहुत सीवियर हो गई। तो ये चीज जो है वो कंपनी के लिए सही नहीं होती। क्या होता है कि कंपनी जो है वो लोग जो है वो उसकी कंप्लेन करते हैं और लोगों को बताते हैं, फीडबैक्स वगैरह देते हैं, तो क्या होता है कि उससे प्रोडक्ट रिकॉल हो जाती है, बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस होता है। कोई भी अगर इंडस्ट्री होगी ना, तो वो इस चीज को मेक श्योर करेगी कि अपने बिजनेस को कभी लॉस ना होने दे। वो हमेशा अपने बिजनेस को ग्रो करने का सोचती है, कभी भी लॉस की तरफ जाने की कोशिश नहीं करती। तो वो जो भी अच्छी इंडस्ट्रीज होती हैं उनका काम यही होता है कि वो अपनी प्रोडक्ट्स को जो है वो इस तरह से अच्छे से फूड सेफ्टी की इम्प्लीमेंटेशन करती हैं उनके ऊपर कि कोई भी चीज जो है वो उनको प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। नेक्स्ट एक मैंने इसको डेफिनेशन की फॉर्म में लिख दिया है सिंपली, कि फूड सेफ्टी जो है वो एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है जिसको हम लोग किस तरह से मतलब वो कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं कि लाइक सबसे पहले हैंडलिंग है। अगर हैंडलिंग है, हैंडलिंग में वही बात आती है कि अगर हमारे पास जो है वो कोई ऐसी चीज है जो हमारे पास लाइक जूस की एग्जांपल ले लें। ठीक है, जूस की एग्जांपल ले लेते हैं हम, उसमें क्या होता है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स आते हैं हमारे पास। ठीक है, लाइक मैंगो आए, ऑरेंजेस आए, हमने हैंडलिंग में क्या करना है, हमें चेक करना है कि भाई हमारा जो फ्रूट आया है वो फ्रूट खराब तो नहीं है, वो फ्रूट इधर ऐसा तो नहीं है कि जो है वो गल गया हो या बहुत ज्यादा पक गया हो, एक्स्ट्रा राइप हो गया हो। इन चीजों को देखना है। ठीक है, अच्छा, आप लोगों को ग्रुप उसमें चैट बॉक्स में एक अटेंडेंस लिंक दिया गया है, काइंडली उस अटेंडेंस लिंक को मेक श्योर कीजिएगा कि फिल कर लें आप लोग। ठीक है, लाजमी अटेंडेंस लिंक को फिल कीजिएगा ताकि हमें पता चल सके कि अगर वर्चुअल इंटर्नशिप में आप लोग मौजूद हैं तो आप लोग इस इंटर्नशिप का वाकई में पार्ट हैं और आप लोग इसको बहुत अच्छे से करना चाहते हैं। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि अगर किसी भी जूस इंडस्ट्री है, जैसे कोई कोई इंडस्ट्री जूस बनाती है, तो वहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स आते हैं। ठीक है, फ्रूट्स की हैंडलिंग हम लोग किस तरह से कर सकते हैं कि भाई उसको जो है वो, जब हमारे पास फ्रूट आता है, ट्रक से माल लोड होता है हमारे पास, ठीक है, बहुत सारे फ्रूट्स हमारे पास आ गए। ठीक है, अब उसकी हैंडलिंग हम लोगों को किस तरह से करनी है कि अगर कोई जो है वो छोटे साइज का है, सॉर्टिंग कर दें हम, अगर छोटे साइज का है तो उसको अलग कर दें, अगर बड़े साइज का फ्रूट है उसको भी अलग कर दें। ठीक है, अगर कोई जो है वो अनराइप है तो उसको अलग रखें, अगर कोई राइप है तो उसको अलग रखें। ठीक है, ये सारी चीजों की हैंडलिंग करना, उसके बाद उसको प्रॉपरली वॉश करना, ये चीजें जो है वो हैंडलिंग के अंदर आती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है प्रिपरेशन। अच्छा, प्रिपरेशन किस तरह से कर सकते हैं फूड से उसकी, अपने किसी भी प्रोडक्ट की प्रिपरेशन, जो हमारा प्रोसेस है पूरा, लाइक अगर जूस बन रहा है तो जूस का कोई ना कोई एक प्रोसेस होगा ना, कोई प्रोसेस फ्लो डायग्राम होगी जिसके तहत जो है वो पूरा काम चल रहा होगा और पूरी जो है वो सारी चीजें प्रिपेयर हो रही होंगी। हर एक स्टेप होगा, हर लाइक पेस्चराइजेशन का स्टेप है, टेम्परेचर कंट्रोल होता है उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस है, और बहुत सारे जो है वो स्टेप्स होते हैं जिसको जो है वो फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, वो पूरी प्रिपरेशन के अंदर किस तरह से आप अपनी फूड सेफ्टी का ख्याल रख सकते हो, लाइक हैसअप इम्प्लीमेंटेशन। हैसअप, बहुत सारे लोग इससे अवेयर हैं कि भाई हैसअप क्या चीज है, हैजर्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। तो ये एक बहुत ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट चीज है कि आप अपनी फूड सेफ्टी का जो भी आपका प्रोसेस फ्लो डायग्राम है ना, आप उसमें प्रॉपरली हैसअप को इम्प्लीमेंट करो। जब हैसअप एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जिसके अकॉर्डिंग अगर आप काम करते हो ना, तो आपका प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा प्रिपेयर होता है। ठीक है, उसके बाद स्टोरेज है। स्टोरेज की बात आती है तो आप अपने फूड को सेफ किस तरह से बना सकते हो और स्टोरेज को जो है वो किस तरह से देख सकते हो आप, कि लाइक आपने अगर कोई कोई ऐसा आपका फ्रूट या वेजिटेबल है या फिर कोई ऐसी प्रोडक्ट है आपकी जो कि 0 डिग्री पे
जो है वो आपका और होना था, लेकिन उसको माइनस के टेम्परेचर में जो है वो स्टोर कर दिया। तो क्या होगा कि आपकी जो है वो, जिसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और आपके जो है वो प्रोडक्ट खराब हो सकता है। ठीक है। कोई ऐसी प्रोडक्ट थी जिसको आपको स्टोर करना था लाइक नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर, उसको आपने जो है वो बहुत ज्यादा गर्म हीटिंग टेम्परेचर के ऊपर रख दिया, तो वो चीज भी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ठीक है, मतलब वो भी आपके लिए है, फूड सेफ्टी से जो है वो। हेलो, मेरी वॉइस क्लियर है? काइंडली आप लोग मुझे इस चीज़ को बता दीजिए कि मेरी वॉइस वगैरह क्लियर है। ओके ओके, सॉरी, आई थिंक आई हैव एन इंटरनेट इशू, तो सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। ओके। सो हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोगों को जब भी स्टोरेज फूड को स्टोर करना होता है ना, तो लाइक उसको इस तरह से स्टोर करना चाहिए हमें। और काइंडली आप लोग एक चीज को और मेक श्योर करें कि आप लोग अटेंडेंस फॉर्म को जो है वो भी फिल कर लें। चैट बॉक्स में आपका जो है वो अटेंडेंस फॉर्म मौजूद है, उसको फिल कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो है वो क्या होता है कि स्टोरेज का जब भी हम लोग ख्याल नहीं रखते ना, तो यही सारी प्रॉब्लम्स आती है, चिलिंग इंजरी होती है और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कूलिंग की वजह से आ जाती हैं। कोई ऐसा हमारा प्रोडक्ट था जो हमने जो है उसकी में लाइक हीटिंग टेम्परेचर के ऊपर रख दिया, हमें रखना रूम टेम्परेचर पे था। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, वो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। तो मेक श्योर करना चाहिए कि अगर हमें अपना फूड को सेफ बनाना है ना, या फिर हमारा प्रोडक्ट ऐसा है कि जिसको जो है वो अच्छे से हम लोग चला सकते हैं, अगर हमारे पास एक प्रोसेस फ्लो डायग्राम होगा ना पूरा प्रॉपर, तो हम लोगों की फूड सेफ्टी की इम्प्लीमेंटेशन आसान हो जाएगी। तो इन चीजों का भी ख्याल रखना होता है। इसके अलावा फूड सेफ्टी के अंदर क्या होता है कि सर्विंग ऑफ फूड इन वेज दैट प्रिवेंट फूड बॉर्न इलनेस। अच्छा, अपने फूड को हम लोग इस तरह से लाइक वो करें कि सर्व करें कि कोई भी फूड बॉर्न इलनेस ना हो सके किसी भी वजह से। ठीक है। हमें अपने फूड प्रोडक्ट को इस तरह से सर्व करना है। लाइक अगर हमारे पास अ, अगर हमारे पास कोई भी ऐसी चीज है जिसमें जो है वो लाइक हम लोग वेजिटेबल्स और चिकन, ये चीजों को अगर हम साथ रख देते हैं ना, तो इसमें बहुत ज्यादा खतरा होता है कि क्रॉस कंटेमिनेशन हो जाती है। और क्रॉस कंटेमिनेशन की वजह से फूड बॉर्न इलनेस, फूड पॉइजनिंग, डायरिया और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है इसकी वजह से, कभी कभी कुछ सीवियर केसेस हो जाते हैं जिसकी वजह से डेथ भी हो जाती है लोगों की। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो ये किसी भी इंडस्ट्री के लिए सही नहीं है, किसी भी इंडस्ट्री को इससे बेनिफिट नहीं होगा। तो इसीलिए फूड सेफ्टी का ख्याल रखना हर सूरत बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा है कि व्हाई वी स्टडी फूड सेफ्टी। हम फूड सेफ्टी को क्यों देखते हैं या हम फूड सेफ्टी क्यों इम्प्लीमेंट करते हैं, वजह क्या है, रीजन क्या है, हम लोग क्यों करते हैं ऐसा। सबसे पहले तो टू मेंटेन गेस्ट सेफ्टी। इसका मतलब ये है कि हमारी जो प्रोडक्ट है, ठीक है, जो उसको बाय कर रहा है, इधर वो एक छोटा सा बच्चा है या फिर वो बड़ा है या कोई यंग एज का बंदा है या कोई ओल्ड एज का बंदा है, कोई भी हमारे प्रोडक्ट को खाने की वजह से बीमार ना हो, उसको कोई हैजर्ड ना हो। ये ऐसा होता है कि कभी कभार कोई चीजें खाने की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं और लाइक बहुत ज्यादा सीवियर हो जाता है मामला, तो डेथ भी हो जाती है। तो ये चीज सही नहीं है, ठीक है। टू अवॉइड लॉस ऑफ बिजनेस, अच्छा, फूड सेफ्टी को करके रखेंगे ना, तो क्या होगा
लॉस ऑफ बिजनेस कम से कम होगा। पूरी की पूरी प्रोडक्ट्स रिकॉल करनी पड़ती, यानी वापस अपनी इंडस्ट्री में, मतलब एक दफा उसने जो है उसने जो है वो किसी भी इंडस्ट्री ने प्रोडक्ट भेज दिया आगे, ठीक है, उसके बाद जो है वो उसको वापस रिकॉल करानी पड़ती है, तो उसका ओके। तो ऐसा है कि हमारी जो इंडस्ट्री है ना, कि कोई भी इंडस्ट्री ये नहीं चाहती कि उसको लॉस हो। वो हमेशा अपना फायदा देखती है, और वो यही चाहती है कि भाई हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा सेल आउट हो। ठीक है, होता ही है कि जब भी कोई कंप्लेन्स आती है ना, या कुछ ऐसा होता है कि कोई सीवियर केस हो गया, ठीक है, किसी ने केस कर दिया उनके ऊपर कि आपकी प्रोडक्ट खाने की वजह से ही हम बीमार हुए हैं, तो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनको देखा जाता है कि भाई अगर किसी ने केस किया है आपके ऊपर, तो बहुत सी चीजें होती हैं, बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जिनको नोट डाउन किया जाता है, कि इधर वही चीज खाने की वजह से बीमार हुआ है बंदा, या फिर कोई और चीज ऐसी थी जिसको उसको भी इनटेक कर, मतलब उसने उससे पहले उसको इनटेक किया था और फिर रिएक्शन की वजह से ऐसा हुआ। अच्छा, माइक मेरा काफी करीब है। मेरे शायद इंटरनेट का इशू हो रहा है, आई एम सो सॉरी। मैं इसको कोशिश करती हूँ स्टेबल कर लूँ किसी तरह। अच्छा। देखें, होता क्या है कि जब बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कि मतलब उनको देखना पड़ता है कि लाइक अगर हमारे पास जो है ठीक है, उसके बाद हमें ये करना होता है कि लाइक अगर हमें जो है वो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि हमें प्रोडक्ट को रिकॉल कराने की जरूरत पड़ जाती है, तो कोई भी इंडस्ट्री ये चीज नहीं चाहती, तो कम से कम लॉस ऑफ बिजनेस हो, इसलिए फूड सेफ्टी का ख्याल रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, जो हमारी लॉज हैं, जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, अगर जैसे हमारे पास है लेस है, कर्लीज है, ये जो है वो हमारे पास स्टैंडर्ड्स इम्प्लीमेंट करती है, डिफरेंट टाइप ऑफ है, सब इम्प्लीमेंटेशन है, आईएसओ स्टैंडर्ड्स हैं, ये सारे स्टैंडर्ड्स की इम्प्लीमेंटेशन कर रही होती है। तो क्या होता है कि जब वो उन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट करती है ना, तो वो एक प्रॉपर लॉज बने हुए होते हैं, हर इंडस्ट्री के अपने अपने लॉज होते हैं, उन लॉज को जो है वो मतलब डिस्टर्ब ना करे, उनको खराब ना करे। तो इन सब अच्छा, प्रोडक्ट रिकॉल का मतलब है कि आपने एक चीज मार्केट में भेज दी, और वो चीज मार्केट से जो है वो वापस आपके पास आ गई, इंडस्ट्री के पास वापस आ गई, तो इसको कहते हैं कि आपकी प्रोडक्ट रिकॉल हो गई। दिन में पता नहीं कितने बैचेस एक इंडस्ट्री बना रही होती है, और फिर वो वापस आ जाए उनके पास, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए जो है ना, इन चीजों को देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप सारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करें, इसके अलावा जो आपकी लॉज हैं, जो आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशंस बनाई हुई हैं, आप उसको जो है वो लाजमी इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, इसके अलावा है टू मेंटेन गेस्ट ट्रस्ट। अच्छा, जब भी हमारे पास कोई कंज्यूमर होता है जो हमारी प्रोडक्ट्स को पसंद कर रहे होते हैं, तो हमें उसका ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अपनी प्रोडक्ट अगर हम मार्केट में भेजते हैं, तो हमें इस चीज को देखना होता है कि भाई हमारे गेस्ट को जो है वो हर तरह से उस पे ट्रस्ट हो जाए कि भाई ये प्रोडक्ट सही है, हम इसको अगर खाएंगे तो इसको खाने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे लेस है, मैं सिंपली चिप्स की एग्जांपल लूंगी, क्योंकि चिप्स हम स्नैक्स हर वक्त खाते रहते हैं, तो मैं उस चीज की एग्जांपल लूंगी कि जैसे लेस है, अगर हम एक नॉर्मल छोटा सा फूड लेंगे, तो लाइक हमने कोई मार्केट से छोटा सा चिप्स लिया जो लोकल इंडस्ट्री का बना हुआ था, एक हमने लिया लेस, तो हम लोग लेस को खाने से पहले ये नहीं सोचेंगे कि ये जो है ये खराब है या नहीं है, या ये जो है वो एक्सपायर तो नहीं हो गया। ये सारी चीजें हम लोग इसमें लेस में चेक नहीं करेंगे, हम लोगों ने सिंपली लेस का पैकेट पीछे पलटा, हमने देख लिया कि ये चीज एक्सपायर नहीं है, हम लोगों को इजीली जो है वो पता चल गया कि हाँ भाई हम इस चीज को खा सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो एक लोकल इंडस्ट्री का स्नैक है, उसको खाने से पहले हम 10 बार सोचेंगे कि भाई हम ये इसको अब खा भी सकते हैं या नहीं। ऐसा तो नहीं इसको खा के हमें जो है वो स्टमक एक होना शुरू हो जाएगा, या फिर जो है वो उसके अलावा हमें फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, या कुछ भी ऐसी चीज हो जाएगी।
तो इन सब चीजों को देखना बहुत ज्यादा मैटर करता है किसी भी बिजनेस के अंदर, चाहे वो फूड इंडस्ट्री हो, अगर आपके पास कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। लाइक हम एग्जाम्पल ले, नॉर्मली हम लोग किस चीज को प्रेफर करते हैं, ब्रांड्स को प्रेफर करते हैं, ब्रांड्स के क्लॉथ्स को प्रेफर करते हैं कि भाई अगर हमने जो है वो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग ब्रांड्स से कपड़े लें। क्यों? क्योंकि वो कभी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते किसी भी चीज में। भले पैसे ज्यादा हो लेकिन क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते वो। तो इसीलिए हम लोग इस तरह सिमिलरली अपने फूड प्रोडक्ट्स के अंदर भी यही चीजों को देखते हैं कि हम लोग अपने जो है वो फूड प्रोडक्ट्स पे कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें। भले क्वांटिटी कम हो, पैसे ज्यादा हो, लेकिन हम क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज ना करें। अच्छा, ये आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। आप इसको सिंपली चैट बॉक्स में सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों को जो भी कुछ थोड़ा बहुत भी समझ आया हो इससे रिलेटेड, तो आप लोग इसको जो है वो चैट बॉक्स में फिल कर लें, ताकि हमें पता चल सके कि आप लोग एक्टिवली पार्ट ले रहे हैं इस ट्रेनिंग के अंदर और आप लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है। यस, आप लोगों को स्लाइड्स वगैरह और रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ट्रेनिंग रिकॉर्ड भी हो रही है, आप लोगों को स्लाइड्स भी मिल जाएंगी, रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी। आप लोग अपने ये दो क्वेश्चंस जो लिखे हुए हैं इनको सॉल्व कर लें, ताकि ऐसा नहीं हो ना कि आप लोग सिर्फ सुन सुन के बोर हो जाए, मैं बोल बोल के चली जाऊं, कोई फायदा नहीं होगा ट्रेनिंग का। ऐसा होना चाहिए कि ट्रेनिंग आपको समझ भी आए और आप लोग इसको जो है वो एंजॉय भी करें। तो आप लोग सिंपली, छोटी सी एक एक्टिविटी है, आप इसको जो है वो स्टार्ट करें, ताकि हम लोग फिर उसके बाद 2 मिनट्स का वेट करके फिर हम लोग इसको कंप्लीट करके जो है वो आगे बढ़ेंगे। और जिस जिसके मतलब आंसर्स जो लिख लें सारे चैट में, वो जो है अपने हैंड रेस कर लें ताकि हमें पता चल सके। दैट्स वेरी ग्रेट। आप लोगों की तरफ से रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं और बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है कि आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक्टिवली पार्टिसिपेट करना सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि आप लोग सिर्फ सुनते नहीं रहे। आप लोगों के लिए जो असाइनमेंट्स होंगे ना वो भी इसी से रिलेटेड हैं। तो इसलिए जो है वो आप लोगों को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना जरूरी है कि कोई भी असाइनमेंट होगा तो वो आपके जो ट्रेनिंग है उसी से रिलेटेड होगा। चाहे ये ट्रेनिंग हो चाहे अगली कोई ट्रेनिंग हो, वो जो असाइनमेंट होगा वो इसी से रिलेटेड होगा। तो इसलिए जो है वो आप लोग मेक श्योर कीजिएगा कि हर ट्रेनिंग को बहुत अच्छे से सुने। थैंक यू सो वेरी मच, आप लोगों ने बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज दिए हैं। हम इसको अब फर्दर जो है वो आगे अपना कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अभी हमने बात की फूड सेफ्टी की, तो उसके बाद हम लोग फूड कंटेमिनेशन की अलग से बात क्यों कर रहे हैं? देखो, फूड कंटेमिनेशन एक ऐसा पार्ट है जिसकी वजह से जो है वो बहुत ज्यादा हेल्थ हैजर्ड्स आते हैं, बहुत ज्यादा कोई भी कंज्यूमर है वो अनफिट हो जाता है। किस वजह से? क्या होता है कि जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह लाइक बैक्टीरिया हो गए, पैरासाइट्स हो गए। अच्छा, अटेंडेंस का कोई मुझसे यहाँ पे पूछ रहा है, तो अटेंडेंस फॉर्म आप लोगों को चैट बॉक्स में ही अवेलेबल है। आप लोग काइंडली उसको फिल कर लीजिए। अटेंडेंस लेगा आप लोगों के पास मौजूद है चैट बॉक्स के अंदर। तो हमारे पास जितने भी फूड कंटेमिनेशन क्या होता है कि हमारा जो फूड होता है वो स्पॉइल हो जाता है, या फिर जो है वो कोई भी उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कर चुका होता है, लाइक बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, साल्मोनेला टाइफी जैसे है वायरस है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कंपाइलोबैक्टर है, उसके अलावा हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ पैरासाइट्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं। तो इन सब की वजह से क्या होता है, डायरिया हो जाता है, सीवियर कोई और प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, नोजिया होने लगता है, डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम्स आ जाती है, जिसकी वजह से जो है वो बहुत ज्यादा कंज्यूमर जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, लाइक फिजिकल, केमिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल,
बायोलॉजिकल, ये सारी जो है वो फूड कंटेमिनेशन है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेमिनेशन है, इसको हम लोग फर्दर डिस्कस करते हैं। अच्छा, फूड के अंदर जो कंटेमिनेशंस हो रही होती हैं उसमें फिजिकल कंटेमिनेशन की बात करें अगर हम, तो उसमें आ जाता है हेयर, ज्वेलरी, स्टेपल्स, इंसेक्ट्स, मेटल, ग्लास, डर्ट। सॉरी, फिजिकल कंटेमिनेशन में क्या होता है कि अच्छा आप लोग किसी इंडस्ट्री का अगर आप लोगों ने विजिट किया हो, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जब भी आप लोग किसी प्रोडक्शन एरिया या किसी प्रोसेसिंग एरिया के अंदर जाते हैं, तो क्या होता है कि आप लोग जो है वो कोशिश ये करते हैं कि जो कि इंडस्ट्री के मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि आप लोगों को हेयर नेट देते हैं सबसे पहले तो। इसके अलावा फिर शू रैप देते हैं। वो क्या करते हैं, क्यों देते हैं, ताकि कोई कोई भी अगर आप फिजिकल उसके अंदर जा रहे हो, प्रोसेसिंग एरिया के अंदर जा रहे हो, तो ऐसा ना हो कि कोई भी फिजिकल कंटेमिनेशन आ जाए आपके प्रोडक्ट के अंदर। लाइक हेयर्स का बहुत ज्यादा कॉमन है कि हेयर्स आपके अक्सर जो है वो अगर फूड को सेफली ना किया जाए, हेयर कवर करके ना पहना जाए, वो किया जाए, प्रोसेस ना किया जाए, तो उसमें हेयर गिरने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। कोई जो है वो उसको इंटेंशनली नहीं करता, लेकिन अनइंटेंशनली बहुत दफा ऐसा हो जाता है। अगर हम नॉर्मल घर की एग्जांपल लें, तो बहुत दफा ऐसा होता है कि अगर खवातीन जो है वो हेयर्स को इसको कवर करके, हेयर्स को दुपट्टा वगैरह पहन के ना खाना बना रही हो, तो अक्सर बाल गिर जाते हैं उसके अंदर, और उनको नहीं पता होता, और ये चीज लोगों को पसंद नहीं आती। जो कंज्यूमर होता है ना, खाने वाला, उसको ये चीज बहुत ज्यादा बहुत बुरी भी लग रही होती है, और उसको फिर दिल भी नहीं चाहता कि वो दोबारा उस खाने को खाए। तो ये चीज एक बहुत ज्यादा खराब चीज होती है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जितनी भी फिजिकल कंटेमिनेशन है उनको खत्म कर दिया जाए। इसके अलावा आपने नोट किया होगा कि जो इंडस्ट्री में फीमेल्स वगैरह वर्क कर रही होती हैं, तो क्या होता है कि वो फीमेल्स को हमेशा एक कैबिनेट अलग से दिया जाता है जिसके अंदर वो अपनी ज्वेलरीज को रखती हैं। क्योंकि कोई भी ऐसी ज्वेलरी जो लूज है, फिटेड ज्वेलरी जो है, जैसे लाइक नोज पिन हो गई, या इयररिंग्स बिल्कुल जो लॉक्ड होते हैं, वो वाले इयररिंग्स तो फिर आप पहन सकते हैं, लेकिन जो जैसे फिंगर रिंग्स हैं, इसके अलावा कोई ऐसी चीज है, तो वो हमेशा जो है वो उनको एक कैबिनेट दिया जाता है, उसके अंदर प्रोडक्शन एरिया में जाने से पहले जो है वो उसको लेके रख लिया जाता है ज्वेलरी को, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि इस तरह की सिचुएशंस हो जाए। तो इन चीजों को देखना, इन सब चीजों से बचना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और फिजिकल कंटेमिनेशन वो होती है कि जिसको हम लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं आराम से। अगर हमारे पास कोई ज्वेलरी गिरेगी तो वो हम देख सकते हैं। अगर हमारे पास कोई पिन्स गिर गई तो हम उसको भी देख सकते हैं, नजर आती है। फिजिकल कंटेमिनेशन वो होती है जिसको हम देख सकें। ठीक है, नेक्स्ट आती है केमिकल कंटेमिनेशन। अब केमिकल कंटेमिनेशन क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, पेंट्स, सॉल्वेंट्स, क्लीनिंग एजेंट्स, ये सब यूज किए जा रहे होते हैं। ठीक है, कोई भी इंडस्ट्री है वहां पे सफाइयां हो रही होती हैं। ठीक है, ऐसा होता है कि बहुत दफा बहुत से चांसेस होते हैं कि जो हमारा केमिकल है वो हमारी सरफेसेस पे लगा रह जाता है, बहुत दफा ऐसा होता है। तो नॉर्मल घर में भी ऐसा ही होता है, कभी कभी हम किसी चीज से, जैसे लाइक हम लोगों ने कोई ग्लिंट वगैरह कोई चीज डाली, स्प्रे किया, उसके बाद हम लोगों ने उसको साफ तो किया, लेकिन वो प्रॉपर साफ नहीं हुआ। तो होता यही है कि बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि केमिकल कंटेमिनेशन हो जाती है हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर। तो मेक श्योर करना चाहिए कि अगर हम लोग अपने फूड के एरिया में, फूड प्रोसेसिंग एरिया के अंदर, या फिर फूड इंडस्ट्री के अंदर अगर हम कोई चीज यूज, केमिकल्स यूज कर रहे हैं, तो वो फूड ग्रेड केमिकल्स हो उन, क्योंकि फूड ग्रेड केमिकल्स यूज करने से बहुत सी ऐसा होता है कि हम लोग बहुत से प्रॉब्लम से बच जाते हैं। क्योंकि वो फूड से अगर इंटेक्ट करती है ना, तो इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता कि अदर देन वो केमिकल्स जो फूड के नहीं, फूड ग्रेड नहीं होते। ठीक है, उसके बाद आती है माइक्रोबायोलॉजिकल कंटेमिनेशन, जिसमें क्या होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, चाहे वो हमारे हाथ हो जाएं, हाथों में माइक्रोब्स होते हैं। ठीक है, उसके अगर हम वॉश ना करें, उसके अलावा वेस्ट बिन्स वगैरह, पेस्ट हो गए, इसके अलावा मीट है, अनवॉश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हो गए, और बहुत सारी और चीजें। ठीक है, क्या होता है माइक्रोबायोलॉजिकल कंटेमिनेशन, सबसे पहले हमेशा फूड इंडस्ट्री के अंदर रूल होता है कि आप नेल्स नहीं बढ़ा सकते। फीमेल्स की आदत होती है कि वो नेल्स बढ़ा के रखती हैं। ठीक है, लेकिन
जो फूड इंडस्ट्रीज में काम करने वाली लेडीज होती है ना, उनको अलाउ नहीं होता कि वो अपने नेल्स को बढ़ा के रखें। नेल्स में सबसे ज्यादा जो है वो माइक्रोबियल कंटेमिनेशन के, कि अगर आपके नेल्स जरा से भी इंटेक्ट हुए तो आपकी माइक्रोबियल कंटेमिनेशन होती है। इसके अलावा वेस्ट बिन्स, आपके वेस्ट बिन्स जो है कभी भी आपके प्रोडक्शन एरिया के करीब नहीं होने चाहिए। प्रोडक्शन एरिया से सेपरेट होना चाहिए आपका पूरा वेस्ट एरिया, प्रोडक्शन एरिया से सेपरेट होना चाहिए। ठीक है। इन चीजों को मेक श्योर करना चाहिए ताकि आप लोगों को कोई भी फर्दर प्रॉब्लम्स ना आए। और फिजिकल कंटेमिनेशन चाहे फिजिकल हो चाहे इसके अलावा कोई कंटेमिनेशन हो, इन सब चीजों से बचा जा सके। थ्रेट्स टू फूड सेफ्टी। काइंडली आप लोग एक बार मुझे और हैंड रेस करके बता दीजिए कि आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है। इंटरनेट इशू तो चलता रहता है, हर जगह ही चलता रहता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम इसको मैनेज कर लें, कि अपनी चीज़ों को जो है वो खराब ना होने दें, अपने टाइम को जो है वो एक्सीड ना होने दें किसी भी चीज़ को। अच्छा, तो हम लोग बात करते हैं कि अब फूड सेफ्टी के अंदर ना थ्रेट्स होती हैं, लाइक चाहे हम थ्रेट्स कह लें चाहे हैजर्ड्स कह लें, बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल, ये तीन कंटेमिनेशन ऐसी हैं जिसकी वजह से हमारा पूरा का पूरा फूड प्रोडक्ट बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है। फिर बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन क्या होती है कि जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे फूड प्रोडक्ट के अंदर इंटरेक्ट कर दे या फिर जो है वो उसको कंटेमिनेट कर दे। ठीक है। इसके अलावा फिजिकल हैजर्ड्स क्या होते हैं? कोई भी फॉरेन एजेंट हमारे, फॉरेन ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमारे फूड के अंदर एंटर हो जाए या फिर उसके प्रोसेस प्रोडक्शन स्टेज के ऊपर जो है वो आ जाए, तो इसको जो है वो फिजिकल हैजर्ड कहते हैं, फिजिकल कंटेमिनेशन कहते हैं। केमिकल कंटेमिनेशन क्या होती है? बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल, इसके अलावा जो है हमारे पास एलर्जेनिक भी हैजर्ड्स होते हैं। हैजर्ड अगर हम सेपरेटली हैजर्ड्स के उस पे जाए ना तो बहुत सारे एलर्जेनिक हैं, और इसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ हैजर्ड्स हैं। वो हैजर्ड की पूरी एक अपनी कैटेगरी है। तो ये हमने स्पेसिफिक तीन चीजों की बात की क्योंकि हम फूड सेफ्टी से रिलेटेड बात कर रहे हैं, अभी हैजर्ड से रिलेटेड बात नहीं कर रहे, इस वजह से हमने सिर्फ सिंपल तीन अपनी जो हमारी मेन कैटेगरीज हैं उनको हम लोगों ने इसमें शामिल किया हुआ है। डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स हैं। अगर कोई केमिकल्स हैं जो कि नेचुरल हैं चाहे आर्टिफिशियल हैं, वो अगर हमारे किसी फूड प्रोडक्ट को कंटेमिनेट कर दें तो वो भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अच्छा, अब ऐसा है कि मैंने इसके अंदर ना कुछ ऐसी सिचुएशंस डाली हैं जो बहुत रियलिस्टिक हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, हमारे घर में बहुत सारी फ्रिज के अंदर प्रोडक्ट्स सेव हुई हुई होती हैं और बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमारे पास फ्रीजर के अंदर स्टोर हुई हुई होती हैं। तो कराची के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिसिटी की। कभी भी लाइट चली जाती है, कितने घंटे भी लाइट चली जाती है, कुछ पता नहीं होता, बड़े बड़े ब्रेकडाउन हो जाते हैं, कुछ पता नहीं होता। तो उसके लिए क्या है कि हम लोग उसमें उस वक्त अपने फूड को किस तरह से सेव कर सकते हैं, या कौन सा फूड है जिसको फेंक देना चाहिए, कौन सा फूड है जो हम लोगों को यूज करना चाहिए, तो उस चीज को जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करना है। अच्छा, अगर ऐसा है कि हमारा पावर ब्रेकडाउन हो गया है या कुछ भी ऐसा हुआ है, तो मोस्टली जो एडवाइस दी जाती है ना वो ये दी जाती है कि अगर आपके फ्रिज या फ्रीजर के अंदर कोई भी फूड स्टोर है और फ्रिज ऑलमोस्ट समझे 4 घंटे से वर्क नहीं कर रहा है, 4 घंटे या उससे ज्यादा से वर्क नहीं कर रहा, तो जो भी आपका फूड आपके इसके अंदर है, फ्रिज के अंदर है, आप उसको थ्रो कर दें।
आपको उसको ईट करने की नीड नहीं है उसके बाद। अगर आपके फ्रिज के अंदर आइसक्रीम्स वगैरह मौजूद हैं, अगर वो बहुत लिक्विडी हो गई है, उनका टेक्सचर खराब हो गया है, उनका टेक्सचर जो है वो बिल्कुल बिगड़ चुका है, तो आप उसको भी थ्रो अवे कर दो, उसको भी खाने की आपको नीड नहीं है। इसके अलावा मीट हो गया, फिश हो गया, अगर जो है आपके पास बिलो 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टिल जो है वो आपके पास मीट और फिश वो हुआ है, फ्रोज हुए हुए, तो आप उसको फिर भी कुक और ईट कर सकते हैं। बट 8 डिग्री से अगर ज्यादा टेम्परेचर हो गया, यानी 9, 10, 11 ये सब टेम्परेचर हो गया, तो आप उसको मेक श्योर करें कि उसको भी थ्रो कर दें। उसके बाद हमारे पास जो है वो फूड है जो कि फ्रीजर के अंदर रखा रहता है, और तकरीबन 24 घंटे से या उससे ज्यादा से रखा हुआ है, तो हम लोग जो है वो फ्रीजर को क्या कर सकते हैं कि रेफ्रिजरेट कर सकते हैं। उसको आराम से जो है वो हम लोग रख सकते हैं। अच्छा, हमारे पास एक बहुत क्वेश्चन आया रैंडम के, if I store chicken in the refrigerator, then some days I want to use. So what process to check that chicken is safe to eat or not? तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन आया है वो बिल्कुल रेलेवेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक से, कि अगर हमारे पास चिकन रखी हुई है, तो हम लोग को सबसे पहले तो एक चीज चेक कर लेनी चाहिए कि उसकी मतलब जगह जगह पे जब हम लोग चिकन को फ्रीजर से निकाल के और पानी के अंदर रखते हैं, उसके बाद हमें उसको चेक वॉश करने के बाद हमें चेक करना चाहिए कि उसके ऊपर कहीं जगह जगह रेड स्पॉट्स या ब्लैक स्पॉट्स तो नहीं बन गए हैं, ब्लड के स्पॉट्स। ठीक है, क्योंकि चिलिंग इंजरी अगर होती है ना, तो ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं और ये सारी चीजें हो जाती हैं। इसके अलावा हमें चिकन को जो है वो बॉईल करके चेक करना चाहिए, उसकी स्मेल को देखना चाहिए। स्मेल से सारी चीजों का अंदाजा हो जाता है कि क्या चीज सही है और क्या नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगर हमारे पास जो है वो मेक श्योर करना चाहिए कि अगर पावर ब्रेकडाउन कहीं पे हो गया है और हमारे फ्रिज के अंदर चीजें हैं, कुछ टाइम तक फ्रिज और फ्रीजर के मतलब फ्रीजर के अंदर जो है वो बर्फ वगैरह जमी रहती है, तो हमें मेक श्योर करना चाहिए कि फ्रीजर को इतना ज्यादा ओपन ना करें। उसका जो है वो लिड्स वगैरह कंटेनर्स की वो बंद रखें, और अपने फ्रिज को बार बार ओपन ना करें। ये अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है, तो हम लोगों को मेक श्योर करना चाहिए कि हम इन चीजों का ख्याल रखें और इन सब चीजों को देखते रहें साथ साथ। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आती है वो आती है बेस्ट बिफोर और यूज बाय डेट्स। फूड सेफ्टी के अंदर बेस्ट बिफोर, यूज बाय डेट्स, एक्सपायरी डेट्स, इन चीजों का बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल है। क्या होता है कि हम लोगों के अगर कोई कंज्यूमर है, वो प्रोडक्ट जो है वो खरीद रहा है, बाय कर रहा है, ठीक है, उसने प्रोडक्ट बाय करी है, उसने लेकिन उसने ये चीज नोट करी है कि इसकी एक्सपायरी क्या है। तो ठीक है, वो उसने प्रोडक्ट बाय करी है, वो एक अच्छा एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, ठीक है। लेकिन अगर जो है वो एक बंदा ऐसा है जिसने बिना देखे जो है वो ली है अपनी प्रोडक्ट, और उसने जो है वो उसको ईट कर लिया, और प्रोडक्ट जो है वो उसके बाद उसको कोई प्रॉब्लम हो गया, तो अगर तो प्रोडक्ट पे एक्सपायरी डेट मेंशन है ना, तो फिर आपकी इंडस्ट्री रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि जो है वो कंज्यूमर को कोई प्रॉब्लम आई है। ठीक है, अगर एक्सपायरी डेट मेंशन है, एक्सपायरी डेट मेंशन करना जरूरी ही इसलिए है कि अगर आप उसको दोबारा ना खाओ। अच्छा, बेस्ट बिफोर डेट और एक्सपायरी डेट में फर्क होता है। बेस्ट बिफोर डेट इसलिए होती है, बीवी जो लिखा हुआ होता है ना, बेस्ट बिफोर डेट, वो इसलिए होती है ताकि आप लोगों को अगर आप उसके बाद उसको ईट करोगे ना प्रोडक्ट को, तो सिर्फ उसकी क्वालिटी के ऊपर चेंज आएगा। ठीक है, लेकिन आप उसको ईट कर सकते हो। लेकिन अगर एक्सपायरी डेट लिखी हुई है ना, तो एक्सपायरी डेट का मतलब ये है कि आप उसको यूज ना करो उसके बाद, उस डेट के गुजरने के बाद, क्योंकि उससे कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है आपको, इधर वो फूड पॉइजनिंग हो या कोई भी चीज हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए हर इंडस्ट्री को अपने अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर एक्सपायरी डेट्स मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बेस्ट बिफोर डेट्स मेंशन करना जरूरी होता है। टेस्ट वगैरह को, फूड वेस्ट वगैरह जो है उसको अवॉइड करना चाहिए, जितना ज्यादा फूड वेस्ट को अवॉइड करोगे उतना अच्छा है। अच्छा, जैसे पहले एक सिचुएशन मैंने यहाँ पे मेंशन की थी पावर ब्रेकडाउन की, वैसे ही एक सिचुएशन है हमारे पास फ्लड। अगर हमारे पास सैलाब वगैरह आ जाता है, स्टिफ टेस्ट हमारे पास जो है वो अपने प्रोडक्ट की वो उसको चेक करने के लिए, क्वालिटी वगैरह को चेक करने के लिए जरूरी होता है। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास अगर फ्लड के अंदर कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि हमारे उसके अंदर लाइक एरिया के अंदर फ्लड आ गया है, ठीक है, सैलाब आया हमारे पास, अभी जैसे कि पिछले दिनों बहुत ज्यादा हुआ था। बिल्कुल बेस्ट बिफोर डेट को के गुजर जाने के बाद उसको यूज कर सकते हैं, बट क्वालिटी और टेक्सचर वो नहीं रहेगा, सेम नहीं रहेगा जो पहले था बेस्ट बिफोर डेट से पहले। ठीक है। अच्छा, हमारा बात कर रही थी मैं कि फ्लड जो है, अगर फ्लड वगैरह आ जाता है तो उसकी फूड सेफ्टी को किस तरह से हम लोग जो है वो फिर बरकरार रख सकते हैं, या फिर क्या सिचुएशंस होती है जो हम लोगों को करनी देखनी चाहिए अगर फ्लड आता है। ठीक है, कोई ऐसा फूड है हमारे पास जो कि जिसने जो है वो कम्प्लीटली फ्लड वाटर को टच किया है और उसको कवर करता हुआ फ्लड वाटर चला गया है उस फूड प्रोडक्ट को, तो मेक श्योर करना चाहिए उस फूड प्रोडक्ट को ईट ना करें, क्योंकि उसके अंदर पता नहीं कितने जर्म्स, कितनी कंटेमिनेशन हो सकती हैं, आपको नहीं पता, तो मेक श्योर करना चाहिए कि उसको ईट ना करें। ठीक है। इसके बाद आता है जितने भी सरफेसेस, किचन के इक्विपमेंट्स जो कि आपके फूड प्रोडक्ट के अंदर यूज हो रहे थे, पहले यूज हो रहे थे या बाद में यूज होने हैं, आपको मेक श्योर करना है कि उसको अच्छे से डिश वॉश से जो है वो डिश वॉशर से साफ करें, क्लीन करें, डिसइंफेक्ट करें, ताकि जो है वो आपके प्रोडक्ट वगैरह सेफ रहें। अच्छा, अगर कोई वुडन के चॉपिंग बोर्ड या फिर वुडन स्पून्स वगैरह मौजूद थे जो कि फ्लड वाटर से कांटेक्ट में आए हैं ना, तो उसको भी जो है वो फेंक देना चाहिए, उसको दोबारा यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वुड, आपको पता है, वुड वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो वो जो है वो बहुत ज्यादा वो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। तो ये भी आपको अगर कोई ऐसा वुडन चॉपिंग बोर्ड या वुडन स्पून्स वगैरह हैं तो उन सबको भी आपको फेंक देना चाहिए, कभी भी फ्लड आने के बाद आपको उसको यूज नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपका जो फ्रिज है या फ्रिज के अंदर कोई फूड के कबर्ड्स वगैरह बने हुए, लाइक एक हमारा अक्सर फ्रिज के अंदर नीचे का एक पोर्शन दिया हुआ होता है जिसके अंदर हम अपना फूड वगैरह रख रहे होते हैं। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग जो है वो जब अगर वो उसके फूड कांटेक्ट में आया है ना, अगर वो फूड भी आपके वो कबर्ड्स भी फूड कांटेक्ट में आया ना, तो आप मेक श्योर करें कि उसको भी थ्रो अवे कर दें, उसको भी यूज ना करें। ठीक है। उसके बाद क्लीन और डिसइंफेक्ट जो हमारे उसके बाद हमारे पास जितने भी सरफेसेस हैं, या फ्लड मतलब सैलाब नहीं, मतलब कुछ एरियाज ऐसे होते हैं ना जो सैलाब मतलब लाइक अगर हम कराची की बात करें तो कराची में सी व्यू जो है वो डिफेंस में है, डिफेंस के एरिया में, और वहां पे बहुत करीब करीब घर बने हुए हैं, बिल्कुल समंदर के बिल्कुल करीब घर बने हुए हैं, तो फ्लड आया तो बहुत, अभी जो लास्ट टाइम फ्लड आया था तो बहुत ज्यादा ऐसा हुआ था कि बहुत घरों तक पानी आ गया था। तो जब घरों के अंदर पानी आ जाता है ना, वो फ्लड मतलब वो पानी जो है वो अगर आ गया है आपके उसके अंदर आपके फूड वगैरह को या किसी चीज को आपको इंटेक किया है जो आपके खाने के उसमें आ रही है, मतलब आप उसको इंटेक करते हो, तो वो चीज आप यूज ना करो, उसको मेक श्योर करना चाहिए सारी सरफेसेस, या फिर जो ऐसी प्लेट्स वगैरह है जो कि बैडली बुरी तरह डैमेज हो चुकी हैं उसको यूज ना किया जाए। टैप वाटर अगर आप यूज कर रहे हैं और वो कंटेमिनेट हो चुका है तो आप उसको भी यूज ना कीजिए, क्योंकि ऐसा होता है ना कि टंकीज वगैरह बहुत सारी बाहर बाहर लगी हुई होती हैं हमारे घर के, तो अगर वो सब भी कंटेमिनेट हो गया है वाटर, तो आप मेक श्योर करें कि उससे कोई चीज कुक ना करें, कोई चीज जो है वो चाहे वो फ्रूट हो, सैलेड हो, कोई भी चीज उसको यूज ना करें। ठीक है। इन सारी चीजों को देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है अगर फ्लड आ जाता है, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, अगर हमारे पास जो है वो कोई ऐसी चीज होती है जो कि बिल्कुल ऐसा ही है कि बेस्ट बिफोर डेट एज अ फूड टेक्नोलॉजीज, लेकिन हम जो है वो पूरे कंप्लीट ओवरऑल अगर हम बात करें लोगों की, कि हर चीज, हर किसी को ये चीज नहीं पता कि बेस्ट बिफोर डेट या फिर एक्सपायरी डेट या फिर ये सारी चीजें क्या हैं। बहुत से लोग बेस्ट बिफोर डेट के बाद भी खा लेते हैं, चीजों को खा लेते हैं, उसको कोई मसला नहीं होता उनको। ठीक है। लेकिन जिसको पता है, जो इस चीज से अवेयर है, एज अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट, अगर उसको ये चीज पता है भाई, उसको नो हाउ है, जरूरी इसीलिए होता है, पता है, ट्रेनिंग्स वगैरह जो हम लोग देते हैं या फिर ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं अकॉर्डिंग टू दीज थिंग्स, के आपके फूड लेबलिंग के ऊपर क्या चाहिए, ये सब चीजों के लिए अगर हम ट्रेनिंग्स वगैरह कोई प्रोवाइड करते हैं तो कोई भी दे, चाहे ट्रेनिंग्स लेनी चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि क्या ऐसी चीजें हैं जो आजकल इम्प्लीमेंट हो रही हैं या कौन सी चीजें हैं वो देख रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पे पाकिस्तानी होने की बात नहीं है, खैर वो सब एक अलग सिनेरियो आ जाता
जाता है, हम हर जगह पे हर चीज पॉसिबल होती है। अब वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको किस तरह से जो है वो लेके चला जाए। ठीक है, अभी आपके पास कुछ दो क्वेश्चन है, जो भी आपको इससे रिलेटेड समझ आया है वो आप लोग जो है वो अपने चैट बॉक्स में मेंशन कर दें, और उसके बाद फिर हम इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं। आप लोग अपने अपने आंसर्स जो है वो यहाँ चैट बॉक्स में शेयर कर लें, और फिर उसके बाद जो है वो हम लोग इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ओके, माशाल्लाह हम लोगों को बहुत अच्छे रिसोर्सेज भी मिल रहे हैं यहाँ पे, और हमें इस चीज़ से ये भी अंदाजा हो रहा है कि भाई हमारे पास पार्टिसिपेंट्स जो है वो बहुत एक्टिवली सुन रहे हैं इस चीज़ को। चले हम इसको फिर फर्दर कंटिन्यू करते हैं अपने ट्रेनिंग सेशन को। आगे हमारा पूरा एक टॉपिक है 5S मेथडोलॉजी का, तो हमें उसको कवर करना है। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो 5S मेथडोलॉजी का एक पार्ट है। 5S मेथोडोलॉजी जो है ना, बेसिकली वो 5S है हमारे पास जिनको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, और ये सिर्फ किसी फूड इंडस्ट्री के लिए नहीं है, ये ओवरऑल सारी इंडस्ट्रीज के लिए है। कि अगर किसी भी इंडस्ट्री 5S मौजूद होंगे ना, तो किसी भी इंडस्ट्री को जो है वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, अगर वो इस 5S को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर रहे हुए हैं। ठीक है, सबसे पहला ऐसे सॉर्ट, सेकेंड वन इज सेट इन ऑर्डर, थर्ड इज शाइन, फोर्थ इज स्टैंडर्डाइज, फिफ्थ इज सस्टेन। ये 5S ऐसे हैं जिनको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज्यादा और बेहद जरूरी है, ताकि जो है वो कोई भी इंडस्ट्री जो है वो कोई भी वर्क प्लेस कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत अच्छे से वर्क कर सके, और उसको बासानी जो है वो अपनी चीजों को सारी चीजों को मैनेज कर ले। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो है वो सॉर्ट का क्या मतलब है। अगर हम बात कर रहे हैं सॉल्ट की, तो सॉल्ट क्या है। ठीक है, हम इसमें नेक्स्ट बात कर रहे हैं सॉल्ट की, तो सॉल्ट क्या है। ठीक है, सॉर्ट में क्या होता है कि हम लोग एलिमिनेट करते हैं उस चीज को जिसकी हमें नीड नहीं है। ठीक है, मेन इसका जो पॉइंट है वो ये कि हम उस चीज को एलिमिनेट करते हैं जिसकी हमें नीड नहीं है। सॉर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ती है। सॉर्टिंग हम इसलिए करते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी अननेसेसरी चीज है, या कोई भी ऐसी चीज है जो अननीडेड है, जिसकी जरूरत नहीं है, हम उसको जो है वो अलग कर दें। लाइक सेपरेट करें नेसेसरी आइटम्स को, टूल्स हो गए, पार्ट्स हो गए, मटेरियल्स हो गए, या उन सबको जो है वो अननेसेसरी आइटम्स से सॉर्ट आउट कर देते हैं। लाइक किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आइटम्स नीडेड इन दिस वर्क एरिया, कि एक हमारी वर्क प्लेस है, उस वर्क प्लेस पे कौन से आइटम्स की जरूरत है जो कि रेगुलरली यूज होने। ठीक है, आइटम्स नीडेड इन अनदर वर्क एरिया, कौन से कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो कि मिसप्लेस होके गलती से इस एरिया के अंदर आ गए। ठीक है, इसके बाद देखना है आइटम्स यू मे नीड,
कौन से ऐसे आइटम्स है जिसकी आपको जरूरत पड़ सकती है। ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम लोग डेली रूटीन में यूज नहीं कर रहे होते, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम लोग डेली रूटीन में यूज कर रहे होते हैं। जैसे अब किसी फूड इंडस्ट्री की बात करूँ तो नाइफ। नाइफ हमारे पास एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग उसको डेली यूज करना ही है, किसी भी फूड इंडस्ट्री के अंदर लाजमी यूज करना है। तो नाइफ हमारे पास बिल्कुल हमारे पास उस एरिया में होना चाहिए जहाँ पे उसकी जरूरत है। और अगर इसके अलावा जैसे स्क्रू ड्राइवर हो गया या ये वाली चीजें हो गई, तो ये ऐसी चीजें जिसकी हमें जरूरत पड़ सकती है कि अगर हमारा कोई इक्विपमेंट खराब हो गया है तो हम उस इक्विपमेंट को सही करने के लिए इन टूल्स को यूज कर सकते हैं। तो हम उसको एक सेपरेट जगह पे रखेंगे कि हाँ हाँ हमें इसकी कभी ना कभी जरूरत पड़ सकती है। आइटम्स यू डू नॉट नीड। आप 100% जो है वो कॉन्फिडेंट है कि भाई हमें इन चीजों की जरूरत नहीं है, तो आप उसको डिस्कार्ड कर देते हैं या फिर उसको रिसाइकिल कर देते हैं, या फिर अगर वो गुड कंडीशन में तो उसको सोल्ड आउट भी कर देते हैं। ठीक है। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं सॉर्ट की। रिमूव वेस्ट फ्रॉम योर वर्क प्लेस। अपने वर्क प्लेस में से वेस्ट को रिमूव कर देना, क्योंकि वेस्ट का आपकी वर्क प्लेस के अंदर कोई काम तो नहीं है ना। आप उस वर्क स्पेस के अंदर से उस एरिया को हटा के वेस्ट एरिया कहीं और बना दें। जब वेस्ट एरिया कहीं और बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली चीजें सॉर्ट आउट हो गई। डिस्कार्ड ब्रोकन और ओल्ड पार्ट्स। ठीक है। आपने कोई ओल्ड पार्ट है या कोई टूटी हुई चीज रखी हुई है, ग्लास टूट गया है, आपने उन सबको डिस्कार्ड कर देना है। ठीक है। इसके अलावा रिसाइकिल करना है मटेरियल्स को, पेपर्स को, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबली काम करना है कि आप जो है वो रिसाइकिल करें पेपर्स को, मटेरियल्स को। इसके अलावा जो भी एवरीडे टूल्स हैं उनको स्पेशल केस टूल्स से अलग रखें। वही बात जो अभी मैंने पहले डिस्कस की थी कि अगर स्क्रू ड्राइवर है वो डेली यूज का नहीं है, स्पेशल टूल है, उसका हम कभी ना कभी यूज करेंगे, लेकिन उसको सेपरेट आउट करना है। ठीक है। ये सारी एग्जांपल्स हो गई हमारे की। नेक्स्ट आता है स्ट्रेन सॉर्टिंग। सॉर्टिंग के बाद भी हमारे पास क्या चीजें हैं जो रह गई हैं। ठीक है। उसको भी मजीद देखना है, उसको चेक करना है किस तरह हमारे पास जो हमारे पास फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले आइटम्स है उनका। ठीक है। ग्रुप लाइक आइटम्स हो, लाइक वो आइटम्स जिसको जो लाइक कैटेगरी के अंदर आ- तो हम उसको एक जगह प्लेस कर दें। ठीक है। उस डिफरेंट टाइप ऑफ पेपर्स हैं, हम पेपर्स को मेरी वॉइस। I'm connecting from my laptop, so I hope अब इशू नहीं होगा। थोड़ी सी वैसे प्रेजेंटेशन हमारी रह गई है, तो हम इसको देख लेते हाँ काइंडली मुझे तो दोबारा बताइएगा, आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है?
स्क्रीन वगैरह शो हो गई आप लोगों को? आई एम सो सॉरी, अभी तक इंटरनेट बिल्कुल स्टेबल चल रहा था और अब पता नहीं क्या हो गया अचानक से, बहुत ज्यादा इश्यू करने लग गया। तो काइंडली एक दफा मुझे दोबारा से बता दीजिए, आप लोगों को आवाज वगैरह क्लियर आ रही है मेरी? सो सॉरी, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो गई है। बट हम कोशिश करते हैं कि इसको कंटिन्यू रखें और आगे ऐसा कोई इशू ना हो। ऑल्दो मैं अपने जो है वो उससे भी कनेक्ट होने की कोशिश कर रही हूँ डाटा से, बट वो हो नहीं रहा है। तो आई होप कि अब कोई इशू ना हो। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि सॉर्टिंग हम लोगों ने कर ली कि अलग जहाँ पे जिस चीज की जरूरत है उस चीज को वहां पे हम लोगों ने स्टेबलाइज कर दिया। ठीक है, उसके बाद अब जो है क्या करना है कि स्ट्रेदन करना है। उसके बाद स्ट्रेदन करना है, उसके बाद हम लोगों को देखना है, चेक करना है कि जो हम स्ट्रेदन का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइज व्हाट रिमेन्स आफ्टर सॉर्टिंग, मतलब सॉर्टिंग के बाद भी जो रह गया है ना, आप उसको ऑर्गेनाइज करो। ठीक है। क्या है कि हम लोग किस तरह से स्ट्रेदन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि ग्रुप लाइक आइटम्स, लाइक हमारे पास आइटम्स हैं कुछ जो एक ही ग्रुप या एक ही कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो हम उनको एक जगह पे स्टोर करेंगे, एक जगह पे प्लेस करेंगे। ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेनर्स हम यूज कर सकते हैं कि हमारे पास जो है वो कंटेनर्स मौजूद हो, लाइक अगर पेपर्स हैं तो पेपर का एक कंटेनर पूरा अलग से मौजूद हो। कार्डबोर्ड्स हैं तो कार्डबोर्ड का एक पूरा कंटेनर हमारे पास अलग से मौजूद हो, लाइक उसमें सिर्फ वही चीज आए। तो इस तरह से हम काफी ऑर्गेनाइज वे में अपने आप को चला सकते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल्स लाइक हमारे पास हो गई, अगर हमारे पास लाइक हम लोग क्या कर सकते हैं कि कलर, कोई भी एक कलर चूज कर लें कि लाइक अगर पेपर है तो पेपर के लिए हमने व्हाइट कलर रख लिया। हमारे पास कार्डबोर्ड शीट्स हैं तो हमने उसको रेड कलर में सॉर्ट आउट कर दिया। इसके अलावा अगर हमारे पास रिसाइकलिंग की कोई चीजें हैं तो हमने उसको जो है वो ब्लू कलर में कर दिया। इस तरह से हम लोग करके डिफरेंट टाइप से सॉर्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद आता है शाइन। थर्ड हमारे पास एस जो है ना वो शाइन है, इंस्पेक्ट द वर्क एरिया। अच्छा, साइन करने के लिए हम लोगों को क्या चीज, स्प्रे बॉटल चाहिए होती है, मॉप चाहिए होता है, ब्रश चाहिए होता है, और वैक्स चाहिए होते हैं। ये सारी चीजों को अपने एरिया को क्लीन करने के लिए, उसको शाइन करने के लिए बहुत चाहिए होती। लाइक अगर हम लोग नॉर्मली एक जनरल बात करूँ कि अगर हम लोग किसी ऐसे, वॉइस आ रही है मेरी? ओके, आई थिंक फिर आपके पास स्पेसिफिक इशू है कहीं पे। बहुत सारे लोगों को तो मेरी वॉइस क्लियर है। अच्छा, शाइन करना इसलिए जरूरी होता है मैं उसी की एग्जांपल अभी आप लोगों को देने जा रही थी कि हम लोग जैसे एक वर्क प्लेस पे बैठे हैं जहाँ पे बहुत गंदगी है, वहां पे ना हमारा दिल चाहेगा कि हम काम करें, ना हम मतलब हम लोग कोशिश करेंगे कि हम इस एरिया में बैठें। इसको, अपने एरिया को साफ रखना, अपनी जगहों को साफ करना, अपनी टेबल को साफ रखना, बिल्कुल तरीके से रखना, ये सब चीजें जो है वो उसको अच्छे से स्प्रे बॉटल वगैरह से साफ करना बहुत जरूरी होता है। कि लाइक अगर हम अच्छे से सफाई करेंगे तो हमारा दिल भी लगेगा उस जगह पे, वो एरिया हमें अच्छा लगने लगेगा, हमें दिल भी आएगा कि हम उस जगह बैठ के काम करें। ठीक है, अब हम लोग घर की एग्जांपल ले लेते हैं कि अपने घर के अंदर जब हम कोई चीज जो है वो हमारी टेबल वगैरह साफ नहीं होती या कहीं पर डस्ट होती है, तो हम लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है। हम लोग क्या करते हैं कि भाई हम लोग देखते हैं गंदगी लग रही है बहुत ज्यादा, हम यहाँ पे नहीं बैठेंगे।
ठीक है। क्लीनिंग एजेंट्स वगैरह डिफरेंट टाइप ऑफ क्लीनिंग्स बिल्कुल यूज हो सकते हैं, कि लाइक वाटर हो गया, उसके अलावा ग्लिंट वगैरह, आजकल टेबल वगैरह साफ करने के लिए तो ग्लिंट और इस टाइप के बहुत सारे स्प्रेज आ रहे होते हैं, तो वो स्प्रेज भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम फिर इंस्पेक्ट करते हैं। अच्छा, जब हम किसी इंडस्ट्री वगैरह में काम कर रहे होते हैं ना, तो जब चीजें साफ हुई होती हैं, तो उन चीजों को फिर हम एग्जामिन करते हैं और उसकी कंडीशन को देखते हैं, और हम ये चीज चेक करते हैं कि यहाँ पे कोई मतलब मेंटेनेंस की जरूरत तो नहीं है, कोई चीज ऐसी तो नहीं है जिसकी हमें नीड हो कि हम लोग इसको दोबारा से साफ करें। तो इसलिए शाइन करना इम्पोर्टेंट होता है। लाइक इसकी एग्जांपल्स ले लें कि हम लोग अपने इक्विपमेंट्स को वाइप डाउन करें। इसके अलावा उन टूल्स को देखें जिसको हम लोगों को वेयर करना है, लाइक हम लोग एप्रन्स वगैरह, हमारे एप्रन्स वगैरह भी तो साफ होने चाहिए अगर हम लोग किसी वर्किंग एरिया, फूड एरिया के अंदर खड़े हैं। लैब कोट्स, एप्रन्स, ये सारी चीजें जो है वो साफ होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है वो, अगर कोई प्रॉपर क्लीनिंग प्रोसीजर है जो कि किसी इक्विपमेंट को डैमेज से बचा सकता है, तो उसको भी देखना है। ठीक है, नेक्स्ट एस हमारे पास तो प्रोडक्शन की अपनी चेकलिस्ट होनी चाहिए, तो ये सारी चीजों को भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये आता है स्टैंडर्डाइज के अंदर। ठीक है, इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं कि हम लोग चेकलिस्ट बनाएं और ऑडिट चेकलिस्ट बनाएं, कि एक हमारी इम्प्लीमेंटेशन चेकलिस्ट है कि हमने क्या क्या इम्प्लीमेंट किया है, और एक हम ऑडिट चेकलिस्ट बनाए, यानी ऑडिट का मतलब ये होता है कि हम लोग अपनी ही चीजों को देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि भाई हम लोगों ने, अगर हम लोगों ने किसी चीज की इम्प्लीमेंटेशन की थी, तो वो इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, इन चीजों को देखना भी बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट आता है सस्टेन, कंसिस्टेंटली अप्लाई द 5S स्टैंडर्ड। अगर हमने किसी इंडस्ट्री ने 5S की इम्प्लीमेंटेशन की है, तो उसको मेक श्योर भी करना चाहिए कि वो 5S के स्टैंडर्ड्स को अप्लाई कर भी रहे हैं कंसिस्टेंटली या नहीं, उसको सस्टेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एक पिक्चर डाली है बिफोर एंड आफ्टर 5S। आप लोग देखें, फर्स्ट पिक्चर में कार्टन्स भी साथ ही पड़े हुए हैं, पाइप कहीं से आ रहा है, वेस्ट बिन पड़ा हुआ है, ये सारी चीजें जो है मतलब बिफोर 5S ऐसी थी, और जब आपने 5S इम्प्लीमेंटेशन कर ली, उसके बाद आपके पास चीजें कितनी ऑर्गेनाइज हो गई। आपके कार्टन्स प्रॉपर एक जगह पे हैं, आपके बकेट्स वगैरह या बास्केट्स जो हैं वो प्रॉपर एक जगह पर हैं, सारी चीजें ऑर्गेनाइज हो गई। पहले पहले भी थोड़ी सी ही चीजें थी, लेकिन वो बिखरी हुई थी इधर उधर, लेकिन जब आपने उसको सॉर्ट आउट कर दिया, आपने हर उसकी एक अलग प्रॉपर जगह बना दी, तो देखें कितना ऑर्गेनाइज्ड और प्रॉपर लग रहा है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास बेनिफिट्स। 5S मेथोडोलॉजी के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, और किस तरह से जो है वो इनकी इम्प्लीमेंटेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, जब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि वो पिछली पिक्चर के अंदर यहाँ पे वायर वगैरह भी, कोई पाइप और वायर वगैरह कुछ बिखरा हुआ था। ठीक है, लेकिन जब आपने 5S को इम्प्लीमेंट कर लिया, तो उसके बाद ऐसा कुछ नहीं रहा। तो ये क्या करता है, ये हमारी सेफ्टी को भी इम्प्रूव करता है। अच्छा, कुछ फैक्ट्रीज वगैरह, लोकल इंडस्ट्रीज अगर हैं, मैं खुद एक जगह ऑडिट करने गई थी, तो वहां पे मैंने देखा कि भाई हमारी वायरिंग्स वगैरह जो हैं, जो कि सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा रिस्की है, हमारे जो भी वहां पे वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा रिस्की है, लेकिन फिर भी वहां पे वायरिंग्स वगैरह सारी बिखरी हुई थी। प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में एक चैनल बना के अगर उन वायरिंग को लगा दिया जाए, तो हमारे मसले हल हो सकते हैं ना, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं था। तो बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत रिस्की चीज है ये। तो इन चीजों को देखना और इनको इम्प्लीमेंट करना अगर हम कर लेंगे ना, प्रॉपर सॉर्ट आउट और चीजों को सस्टेन कर देंगे ना, तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी। उसके अलावा डिफेक्ट रेट्स कम हो जाते हैं, जब हम 5S मेथोडोलॉजी को लगाते हैं ना, तो हमारे डिफेक्ट्स कम से कम होते चले जाते हैं, कॉस्ट वगैरह रिड्यूस हो जाती है। इसके अलावा एम्प्लॉय जो वर्कर है ना, उसका मोराल भी हाई होता है। ये क्योंकि
एक जगह मतलब वर्कर काम कर रहा है जहाँ पे चीजें बिल्कुल प्रॉपर नहीं है, सॉर्टिंग नहीं हुई चीजों की, उसको बहुत ढूंढना पड़ रहा है और सब कुछ करना पड़ रहा है, तो वो एम्प्लॉय भी परेशान हो जाता है कि मैं यहाँ पे किस तरह से काम करूँ। तो जब 5S की इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है ना, तो आपका वो जो है पूरा क्या कहना चाहिए कि आपके एम्प्लॉय का मोराल भी हाई होता है कि वो काम करे। अच्छा, कॉस्ट इस तरह से रिड्यूस हो सकती है कि लाइक मैंने अभी पीछे आपको बताया था, अगर मैं इसको फूड सेफ्टी से लिंक करूं कि भाई क्योंकि हमारा पूरा जो है वो फूड से रिलेटेड है, फूड सेफ्टी एंड 5S मेथोडोलॉजी दोनों फूड इंडस्ट्री के अंदर क्या है। डिफेक्ट रेट्स को या कॉस्ट को किस तरह रिड्यूस कर सकता है, अगर हमने वायरिंग जो है वो प्रॉपर, मैंने जैसे अभी वायरिंग की एग्जांपल दी, तो अगर हमने वायरिंग्स को प्रॉपर एक चैनल में कर दिया, तो बार बार ऐसा नहीं होगा कि हमारी वायरिंग्स टूट रही हैं बीच में से। ठीक है, वायरिंग्स का खर्चा बार बार नहीं आएगा हमारे पास। इसके अलावा अगर हमारे पास लाइक कोई ऐसी चीज है कि लाइक हम लोगों की प्रोडक्शन में, कोई प्रोडक्शन एरिया में हमारा कोई इक्विपमेंट है, अगर हमने उसको प्रॉपरली दूसरी चीजों के साथ कनेक्ट नहीं किया, अलग अलग सबके सेपरेट सॉकेट्स बना दिए, तो हमारा वो इक्विपमेंट खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। तो उसकी वजह से भी हमारा बार बार इक्विपमेंट खराब होने का खर्चा बच गया, उस तरह से भी कॉस्ट रिड्यूस हो सकती है, बाकी चीजों की बेटर यूटिलाइजेशन हो सकती है। तो ये सारी चीजें हैं जो 5S को जो है वो इम्प्लीमेंट अगर हम करेंगे तो हमें बेनिफिट मिलेगा किसी भी फूड इंडस्ट्री को। अच्छा, जैसे अभी मैंने बात की 6S जो होता है ना, 6S हमारे पास सेफ्टी ही होता है। 5S मेथडोलॉजी और फूड सेफ्टी को लिंक करने का मेन मकसद ही यही था कि जो है वो सेफ्टी को बरकरार रखा जा सके। जब आप हर चैनल के अंदर लाइक फूड में, जैसे मैंने एग्जाम्पल दी थी कि सॉर्टिंग करें हम, जैसे ही हमारे पास हैंडलिंग के अंदर मैंने शुरू में आपको बताया कि फूड की सॉर्टिंग करें, अगर आपके पास वेजिटेबल्स आए हैं, खराब वेजिटेबल हैं, आपने उसको सॉर्ट आउट कर दिया पहले, तो क्या किया आपने, अपने अपने प्रोडक्ट को सेव कर लिया, आपने अपने प्रोडक्ट को खराब होने से बचा लिया। तो इसी तरह से जो है वो हमारी सेफ्टी बरकरार रह सकती है। 6S हमारा सेफ्टी का बन जाता है। ठीक है, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। पूरी ओवरऑल प्रेजेंटेशन आज की हमारी 5S मेथोडोलॉजी और फूड सेफ्टी से रिलेटेड ये थी। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है, तो आप लोग चैट बॉक्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है, आप इसको जो है वो यूज करके बता सकते हैं कि आप लोगों को क्या चीजें समझ नहीं आई है, या कोई ऐसी चीज है जो आप लोग कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, जो टास्क वगैरह हैं हमारे ट्रेनिंग के, इसके इंटर्नशिप के जितने भी टास्क वगैरह हैं, वो सब जो है आ, आप लोगों को ग्रुप में प्रॉपर PDF फॉर्म में प्रोवाइड किए जाएंगे, और उनकी गाइडलाइंस भी साथ ही दी जाएंगी। अगर आपको उसमें फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आती है, तो वो आप लोगों के ग्रुप के अंदर जो भी लीडर्स हैं, उन लीडर्स से कांटेक्ट करके आप लोग मालूम कर सकते हैं कि इसको क्या करना है और किस तरह से करना है। मेक श्योर कीजिए कि सारे असाइनमेंट्स वगैरह जो है वो प्रॉपर तरीके से बनाएं। अच्छा, हैसअप की इम्प्लीमेंटेशन जूस इंडस्ट्री में किस तरह से हो सकती है, जूस के अंदर बहुत सारी, अच्छा हैसअप का एक प्रॉपर पूरा एक अलग टॉपिक है, लेकिन मैं इसको आपको शॉर्ट में ब्रीफ कर देती हूँ कि हैसअप को हम इस तरह से कर सकते हैं कि लाइक अगर हमारे पास सबसे पहला प्रोसेस हो रहा है जूस के अंदर फ्रूट्स की सॉर्टिंग वगैरह का, ठीक है, हम लोग फ्रूट की, लाइक अगर हमारे पास राइप था, अनराइप था, फ्रूट कैसा था, हमने उसको जो है वो सॉर्ट आउट किया, अलग कर दिया। ठीक है, यानी हमने, और अगर हमारे पास कोई खराब फ्रूट था तो हमने उसको डिस्कार्ड कर दिया। तो हमने क्या किया, अपने प्रोडक्ट को हैजर्ड से बचाया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हम लोगों ने एनालिसिस करनी है कि भाई हमारी प्रोडक्ट के अंदर अगर हमारी लाइक पूरा चैनल चल रहा है, हमारा प्रोसेस फ्लो चल रहा है, तो कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आ सकती है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे जो है वो CCPs लग सकती है, यानी क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है जहाँ पे हमें जो है वो हीटिंग की या कूलिंग की जरूरत थी, वहां पे नहीं की, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्ट खराब हो सकती है। तो ये पूरा एक है सबका अपना एक इम्प्लीमेंटेशन है, वो जो है वो इस पे इम्प्लीमेंट की जाती है उस तरीके से। इसके अलावा भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं यहाँ पे, कोई मसला नहीं है, आपका इस रेलेवेंट टॉपिक से नहीं है तो आप फिर भी आप पूछ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है।
ओके, है सब इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं किसी भी फूड इंडस्ट्री में। उसके लिए ये है कि हैजर्ड के हैजर्ड के 7 प्रिंसिपल्स होते हैं। जिस प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग जो है वो हम उसको चला रहे होते हैं। सबसे पहले हैजर्ड एनालिसिस होता है, दूसरा होता है क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, फिर उसके बाद क्रिटिकल लिमिट्स का आता है। ये डिफरेंट पूरे 7 प्रिंसिपल्स हैं जिनके जरिए से हम लोग जो है वो इसको कर सकते हैं इम्प्लीमेंट। प्रोडक्ट्स ऑफ सुहेरा, हमारे पास प्रोडक्ट सुहेरा की जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। लाइक हमारे पास ट्रेनिंग्स एंड सर्टिफिकेशंस हैं, होटल एंड रेस्टोरेंट मैनेजमेंट है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो ये है कि सर्विसेज डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोवाइड्स करते हैं। लाइक इसके अलावा हमारे पास सर्विसेज जो हैं ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन की हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है वो ऑडिट्स की हैं, इंटरनल ऑडिट वगैरह करवाते हैं। इसके अलावा जो है वो एजुकेशन कंसल्टेंसीज प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ये सारी प्रोडक्ट्स हैं और ऑलमोस्ट सुहेरा की। और ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन जो है वो मेन एक पार्ट है, और प्रोडक्ट डेवलपमेंट कंसल्टेंसी भी है प्रोडक्ट सुहेरा के अंदर। और बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर का जो डिफरेंस आप लोगों ने पूछा है, दोनों हमारे पास लीवनिंग एजेंट हैं। ये जो हमारे पास बेकिंग के अंदर हेल्प करते हैं। कोई भी हमारे पास जो प्रोडक्ट होती है उसको फ्लफी या लाइट बनाते हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं आपस में। लाइक केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी डिफरेंट होती हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट की जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट है, बेकिंग सोडा, और इसके अलावा बेकिंग पाउडर है हमारे पास। तो इनकी जो है वो आपस में केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से ये डिफर कर रहे होते हैं। दोनों हैं लीवनिंग एजेंट्स। इसके अलावा हाउ एक्सपायरी डेट और शेल्फ लाइफ ऑफ फूड। अच्छा, हमारे पास एक क्वेश्चन आया, हाउ एक्सपायरी डेट और शेल्फ लाइफ ऑफ फूड डिसाइडेड। इट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फूड कंपोनेंट्स और केमिकल्स। बिल्कुल ऐसा ही है, जो हमारे पास फूड कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं या फूड के अंदर केमिकल्स और स्टेबलाइजर्स या प्रिजर्वेटिव्स यूज हो रहे हैं, बिल्कुल उन्हीं की यूजेज के ऊपर और उन्हीं के बेसिस के ऊपर जो है वो इसको देखा जा रहा होता है और उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा होता है, एक्सपायरी डेट्स को डिसाइड किया जाता है। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस बिल्कुल जो है वो रिलेट करती हैं फूड सेफ्टी से, क्योंकि अगर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हमारी होंगी तभी तो हम लोग जो है वो फूड सेफ्टी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छी प्रैक्टिसेस जहाँ पे होंगी वहीं पे तो काम हो सकता है अच्छा। इसके अलावा फर्दर आपके जो भी क्वेश्चन है वो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा सॉरी, आपका क्वेश्चन वो ऊपर चला गया था थोड़ा सा। है सब जो है हमारे पास वो अनइंटेंशनल चीजों को आइडेंटिफाई कर रहा होता है और उनको देख रहा होता है। और इसके अलावा हमारे पास टेस्ट जो होता है वो हमारे पास थ्रेट्स असेसमेंट के लिए होता है सब हमारे पास हैजर्ड एनालिसिस के लिए होता है। और जो हमारे पास वो होता है टेसअप जो होता है वो हमारे पास थ्रेट्स की असेसमेंट के लिए होता है। मतलब हमारे पास फूड रिलेटेड जितनी भी थ्रेट्स होती है ना उनको देखने के लिए होता है। और कोई क्वेश्चंस आप लोगों के अगर हैं तो वो आप लोग कर सकते हैं।
अच्छा, हमारे पास जो है वो एक क्वेश्चन और आया था कि बेकिंग सोडा और मीठा सोडा जो है वो उसको हम कह सकते हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ रीजन्स के अंदर जो है वो बेकिंग सोडा को मीठा सोडा ही कहा जा रहा होता है। फूड से रिलेटेड जितने भी टेस्ट हैं, अच्छा, फूड फूड रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे टेस्ट होते हैं। लाइक वो डिपेंड करता है कि हमारे पास कौन कौन से कौन सा हमारे पास वो है प्रोडक्ट है। इसके टाइट्रेटेबल एसिडिटी है, ब्रिक्स है, पीएच है, इसके अलावा इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन हीटिंग है, इसके अलावा और भी बहुत सारे टेस्ट हैं जो लाई कर रहे होते हैं। बाकी आप लोग अपना जो है वो अटेंडेंस फॉर्म काइंडली दोबारा से फिल कर लीजिए, अगर किसी का रह गया है तो आप लोगों को चैट बॉक्स में शेयर किया गया है। और आप लोगों को जो भी चीज़ समझ ना आए, आप लोग उसको जो है वो ग्रुप पर अपने लीडर्स वगैरह से पूछ सकते हैं और कोऑर्डिनेट कर